रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अ प्रिज्म क्या होता है? अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, मतलब जिसमें रिफ्रैक्शन होता है, बाउंडेड बाय टू प्लेन इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये प्रिज्म है। कौन सा प्रिज्म है? ट्रायंगुलर प्रिज्म। यहाँ पे दो इंक्लाइंड प्लेन दिख रहे होंगे आपको, एक देखो ये लेफ्ट में दिख रहा है और एक राइट में। ये दोनों क्या है? इंक्लाइंड है, और ये रिफ्रैक्टिंग प्लेन्स भी हैं। इन दोनों इंक्लाइंड प्लेन्स के बीच में जो ये एंगल होता है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, डिनोटेड बाय कैपिटल ए। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म की बात कर लेते हैं। कैसा होता है? इसमें दो ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं। दो ट्रायंगुलर बेसिस मतलब एक अच्छा सा डायग्राम देख लेते हैं। अगर आप इसको देखो ध्यान से, ये प्रिज्म है आपका, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एक और ट्रायंगल है। तो टू ट्रायंगुलर सरफेसेस हो गए, और कितने रेक्टेंगुलर सरफेस होंगे? एक ये हो गया, और एक ये हो गया लेफ्ट में, और एक ये बेस हो गया आपका प्रिज्म का। समझ में आ रहा है? तो तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस हो गए और दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगे, एक ये लेफ्ट वाला इंक्लाइंड प्लेन जो है, और एक राइट वाला। क्या समझ में आई बात आपको? हाँ, तो इसको दिमाग में रखिएगा। टू ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं, देख चुके हम लोग। थ्री रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं, और कितने एंगल ऑफ प्रिज्म होते हैं? नाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं जो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिंग फेसेस, टू इंक्लाइंड प्लेन सरफेसेस जिस थ्रू विच लाइट एंटर्स एंड एमर्जेस। एक लेफ्ट वाला हो गया इंक्लाइंड प्लेन, और एक हो गया राइट। ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगे या सरफेसेस होंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म, द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं? रे दैट स्ट्राइक्स द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये पहला वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो पीई आपका क्या हो जाएगा? इंसिडेंट। हाँ, पीई आपका हो जाएगा इंसिडेंट रे। चलिए, तो पी आपका इंसिडेंट रे हो गया। इसके बाद एमर्जेंट रे, रे कमिंग आउट ऑफ द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या हो जाएगी? एफ एस क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी एमर्जेंट रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दिख रहा है आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एक नॉर्मल हो गया और एक कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट रे। इन दोनों के बीच में तो जो एंगल बनता है उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंगल बिटवीन एमर्जेंट रे एंड नॉर्मल। अगर आप ध्यान से देखें, ये एमर्जेंट रे है, कौन सी वाली? एफएस वाली, और ये क्या हो गया? नॉर्मल। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इमरजेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल विच इज मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद नॉर्मल इनसाइड द प्रिज्म। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, नॉर्मल आपको कहाँ देखना है? इनसाइड द प्रिज्म। ये है नॉर्मल, और ये कौन सी रे हो जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो एंगल होगा इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब आपको पता है, अगर ये प्रिज्म को देखोगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा कंपेयर टू एयर बाहर। तो ऑब्वियसली बात है, जब रिफ्रैक्शन होगा इसके सरफेस में, तो जो लाइट होगी वो बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ऐसा केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको ध्यान हो, यहाँ देखिए, अगर एयर है, एयर से ग्लास की तरफ क्या जा रहा है ना? रे ऑफ लाइट जा रही है, it bends towards हाँ, तो when a ray of light passes through a prism, it bends towards normal at the first surface, air to glass. It bends away from the normal at the second surface. अब second surface में क्या सिचुएशन है? वहाँ पे अब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। जैसे ये है आपका डेंसर मीडियम, और ये एयर, रिवर्स देख लो, यहाँ से फिर नॉर्मल से अवे जा रही है। देख रहे हैं आपको, बाहर की तरफ जब निकल रही है सेकंड सरफेस से। ये इंसिडेंट रे हो जाएगी ना? हाँ, ये वाली आपकी इंसिडेंट रे हो गई, और ये अब थर्ड है द एमर्जेंट रे डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो जो आपकी कौन सी रे है? एमर्जेंट रे। ये है एमर्जेंट रे। अब इसका ओरिजिनल पाथ क्या था? ये
P से जा रही थी, PQ होते हुए S तक जाना था, लेकिन ये डेविएट हो गई एमर्जेंट रे। किस तरफ जा रही है? दूसरी ही डायरेक्शन में जा रही है। दिख रहा है? तो कितना एंगल बना रही है वो इंसिडेंट रे से? एमर्जेंट रे कितना एंगल बना रहा है? D। इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। आपने ओरिजिनल पाथ से कितना एंगल डेविएट हो गया उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएट। मतलब क्या हुआ? डेविएट मतलब अपने पाथ से आप क्या हो गए? थोड़ा बेंड हो गए, ठीक है, मुड़ गए, हाँ, है ना, भटक गए। चलिए एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं। द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, ये किससे होगा? राइस को डिनोट किया? डेल से, डेल, इसको डेल बोलते हैं, ठीक है, अच्छा, डेल। तो एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे, तो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हाँ, अ प्रिज्म ऑलवेज डेविएट्स लाइट। किसको डेविएट करेगा? लाइट को डेविएट करेगा टुवर्ड्स इट्स बेस। आप देख सकते हो, अगर फिगर को देखोगे, ये किस तरफ को बेंड कर रहा है? ये बेस है इसका, तो बेस की तरफ को बेंड करा ही नहीं करा? हाँ, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई प्रिज्म की। दूसरा, ग्रेटर द एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू बढ़ जाए तो डेविएशन ज्यादा होगा। ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाए तो ग्रेटर द डेविएशन होगा। समझ में आ रहा है? डेविएशन ज्यादा होगा रे ऑफ लाइट का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रिज्म डज नॉट प्रोड्यूस कलर बाय इटसेल्फ। वो कोई कलर्स तो प्रोड्यूस करता नहीं है, वो सिर्फ क्या करता है? इट ओनली सेपरेट्स कलर्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन व्हाइट लाइट। आप देख सकते हो इस फिगर में, इसने क्या करा? व्हाइट लाइट्स के जो कलर्स हैं उनको क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। कुछ प्रोड्यूस नहीं करा है उसने खुद। अच्छा, व्हाइट लाइट कंटेन्स 7 कलर्स। अब हम बात करते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट की। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? ये फेनोमेना है ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। तो 7 कलर्स में क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्स मतलब स्प्लिट हो जाना। व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। दिख रहा होगा आपको, प्रिज्म में व्हाइट लाइट को इसने क्या कर दिया है? स्प्लिट कर दिया है इनटू 7 कलर्स। अच्छा, व्हाई डज डिस्पर्सन अकर्स? आखिर डिस्पर्सन होता क्यों है? डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट वेवलेंथ, देयरफॉर डिफरेंट कलर्स ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड। क्योंकि स्पीड क्या होती है? अलग अलग इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होती है। ये फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने? ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है? चलिए आप ये याद कर लीजिए, वेलोसिटी ऑफ किसकी वेलोसिटी? जो भी आपकी कलर्ड लाइट है उनकी जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उनकी वेवलेंथ के होती है। तो यानी कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या निकल के आता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ ज़्यादा तो वेलोसिटी भी ज़्यादा, वेवलेंथ कम तो वेलोसिटी कम। किस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है? रेड की कि वायलेट की? याद रखो, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। कलर्स में रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये c हो गया वैक्यूम में और v हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर v ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए क्या हो जाएगा? फिर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। अब जैसे सपोज वेलोसिटी, देखो लैम्डा किसका ज़्यादा होता है? रेड कलर का। रेड कलर का क्या है? वेवलेंथ ज़्यादा है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो रेड कलर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा प्रिज्म का? कम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो डेविएशन भी कम होगा। तो देखो यहाँ पर रेड कलर का डेविएशन बहुत कम है और किसका डेविएशन ज़्यादा दिख रहा है आपको? वायलेट का। समझ में आ रहा है? तो सबसे हल्की होगी इसकी वेलोसिटी। हल्की क्या होता है वेलोसिटी यार? कम होता है या ज़्यादा होता है? वजन बोल रहे हो क्या? हाँ, वही कह रहा ना, थोड़ा होश में बात करो, है ना? समझ में आ रहा है? हाँ, बेहोशी में बात कर रहे हो। 1-2 गलतियां हो सकती है, तुम तो गलतियों पे गलतियां कर रहे हो यार। चलो, वॉच योर वर्ड्स। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा? डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ।
देयरफॉर डिफरेंट कलर्स ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड, क्योंकि वेवलेंथ अलग तो वेलोसिटी भी अलग। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो डेविएशन कम, वेलोसिटी ज़्यादा तो वो कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो डेविएशन कम। हेंस ईच कलर्स बेंड थ्रू अ डिफरेंट एंगल, डेविएशन कम ज़्यादा होगा तो एंगल्स भी कम ज़्यादा होंगे। क्या समझ में आई बात? यहाँ देख सकते हो आप, सिंपल सा वाइट लाइट स्प्लिटिंग हो गई, डिस्पर्सन हो गया है, और रेड कम डेविएट हुई कि ज़्यादा? कम डेविएट हुई, और ब्लू ज़्यादा डेविएट हुई। अगर हम दो कलर्स पे क्या करें, कंपैरिजन करें। अच्छा, अब स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। द बैंड ऑफ 7 कलर्स, बैंड मतलब ग्रुप, द ग्रुप ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्पर्सन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ कलर्स दिख रहे हैं आपको, ये एक बैंड है, बैंड ऑफ कलर्स, इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो प्रिज्म इज प्रोड्यूसिंग अ स्पेक्ट्रम आउट ऑफ व्हाइट लाइट। ये जो 7 कलर्स हैं इनको, इनके ग्रुप को स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। अब इस व्हाइट लाइट की जो स्प्लिटिंग हुई है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म, इसमें आपको कितने कलर्स दिखते हैं? 7 कलर्स। विबग्योर, कौन कौन से कलर होते हैं आपको पता ही है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। किसका डेविएशन कम होता है, रेड का कि वायलेट का? रेड का। अच्छा, विच कलर्स डेविएट मोस्ट, कौन सा ज्यादा डेविएट करेगा? वायलेट ज्यादा डेविएट करेगा, याद रखना, नीचे है वो, है ना, स्पेक्ट्रम में। और रेड कहाँ दिखा था आपको? उल्टा शुरू हो रहा है ना ये, उल्टा शुरू हो रहा है। हाँ, नीचे से ऊपर को हो रहा है, समझ में आ रहा है? अच्छा, रीजन क्या है? इसकी वेवलेंथ क्या कम है। वेवलेंथ अगर कम होगी तो इसकी वेलोसिटी भी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, तो डेविएशन क्या हो जाएगा इसके लिए? ज़्यादा हो जाएगा। क्या समझ में आई बात? हाँ, हेंस हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होगा कलर्स में। विच कलर डेविएट्स लीस्ट, तो कौन डेविएट कम करता है? आपको पता ही है, रेड कलर, है ना। रीजन क्या होगा? इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोएस्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो क्या चीज़ याद करने की जरूरत है? कलर डेविएशन। वायलेट का मैक्सिमम होगा, रेड का मिनिमम होगा। विजुलाइज कर पा रहे हो? हाँ, उससे जल्दी आप आंसर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। कलर ऑफ सनलाइट, सनलाइट अपेयर्स व्हाइट बिकॉज इट कंटेन्स ऑल कलर्स, क्योंकि सारे कलर्स का मिक्सचर क्या होता है? व्हाइट। इसलिए सनलाइट कैसी दिखती है आपको? व्हाइट कलर की, है ना। Why different colors deviate differently? रीजन याद हो गया आपको? Because each color has different wavelength, hence each color has different refractive index inside glass. Important statement क्या निकल के आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा वायलेट के लिए। और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हुआ? रेड का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो डेविएशन भी कम या ज़्यादा? कलर्स में किसके लिए डेविएशन कम होगा? रेड का। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। द प्रोसेस ऑफ combining the 7 colors to obtain white light again is called recombination of white light. आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए पहले प्रिज्म ने व्हाइट लाइट को क्या कर दिया? डिस्पर्स कर दिया इनटू 7 कलर्स। फिर उसके बाद हमने एक और प्रिज्म यूज किया है, इसने क्या कर दिया? 7 कलर्स को अगेन रिकम्बाइन कर दिया इनटू व्हाइट लाइट। आप देख रहे हो यहाँ पे कितने प्रिज्म यूज हुए हैं? 2 प्रिज्म यूज हुए हैं। तो कैसे हुआ रिकॉम्बिनेशन? यू हैव यूज 2 आइडेंटिकल प्रिज्म, बिल्कुल सेम प्रिज्म होना चाहिए, आइडेंटिकल प्रिज्म। प्रिंसिपल क्या है रिकॉम्बिनेशन का? आपने सबसे पहले क्या करा? फर्स्ट प्रिज्म लिया, क्या होगा? डिस्पर्सन। 7 कलर्स प्रोड्यूस होंगे आफ्टर डिस्पर्सन। सेकेंड प्रिज्म क्या करेगा? उसको हम इन्वर्टेड पोजीशन में प्लेस करेंगे। वो क्या करेगा? ऑल कलर्स को रिकम्बाइन कर देगा और आपको अगेन you get या you obtain white light. इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पे? जो सेकेंड प्रिज्म है उसे आपको कैसे रखना है? इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन, विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म। वाई?
ऐसा क्यों रखना है? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एन इक्वल एंड अपोजिट डेविएशन। अब हम चाहते हैं डेविएशन क्या हो जाए? अपोजिट, और इससे कलर्स क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे एंड यू गेट वाइट लाइट। न्यूटन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसने पाया था एंड ही प्रूव्ड कि वाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। उसने प्रूव कर दिया था आइजैक न्यूटन ने। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकलता है? प्रिज्म डज नॉट क्रिएट कलर्स। वो क्या करता है? सिर्फ कलर्स को सेपरेट कर लेता है ऑलरेडी प्रेजेंट इन वाइट लाइट। तो वाइट लाइट को वो क्या कर लेता है? डिस्पर्स कर लेता है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्सन एंड रिकॉम्बिनेशन। क्या डिफरेंस है? तो डिस्पर्सन क्या करता है? वाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है। रिकॉम्बिनेशन 7 कलर्स को अगेन यूनाइट कर देता है वाइट में। यहाँ एक प्रिज्म यूज होता है, यहाँ पे 2 प्रिज्म यूज होते हैं रिकॉम्बिनेशन के केस में। डिस्पर्सन में कलर्स सेपरेट होते हैं, रिकॉम्बिनेशन में कलर्स कंबाइन होते हैं। अब हम बात करते हैं रेनबो की। रेनबो क्या होता है? एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है। नेचर में ही आपको ग्रुप ऑफ कलर्स देखने को मिलते हैं विच इज फॉर्म्ड इन द स्काई। क्यों होता है? यहाँ पे भी डिस्पर्सन होगा। स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा? डिस्पर्सन से। डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय, कौन डिस्पर्स करता है? वाटर ड्रॉपलेट्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। वो किसकी तरह काम कर रहे होंगे डिस्पर्सन के लिए? प्रिज्म की तरह। क्या समझ में आया? कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन। अगर रेनबो बनाना है, क्या कंडीशंस मीट होनी चाहिए? सन शुड बी बिहाइंड द ऑब्जर्वर। मतलब अगर वहां बनना है रेनबो तो मेरे पीछे क्या होना चाहिए? सन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? रेन शुड बी इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जर्वर। रेन मेरे सामने होनी चाहिए, ठीक है? जो रेन हो रही है मेरे सामने हो और सन मेरे बिहाइंड हो। वाटर ड्रॉपलेट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। वाटर ड्रॉपलेट्स होने चाहिए क्योंकि वही प्रिज्म की तरह काम करेंगे। अब अगर यहाँ ध्यान से देखो, ये आपको क्या दिख रहा है? वाटर ड्रॉपलेट दिख रहा है स्पेरिकल शेप में। आप यहाँ पे खड़े हो, लेट से यहाँ पीछे आपके सन है। सन से क्या आएगी? सनलाइट। सनलाइट ये वाला जहाँ पे एंट्री हो रही है वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। हो गया। फिर ये वाले सरफेस में क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। दिख रहा है? फिर ये वाले सरफेस में क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो 2 रिफ्रैक्शन हो रहे हैं और एक इंटरनल अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है? और उसके बाद फिर आपका क्या एमर्ज हो रही है? लाइट्स, कलर्ड लाइट्स एमर्ज हो रही है। और किस फॉर्म में आपको दिख रही है? रेनबो के फॉर्म में। अच्छा, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, कौन ज्यादा डेविएट हुआ है? रेड की वायलेट? वायलेट ज्यादा डेविएट हो गया है ना। जैसे आप सामने जा रहे हो, सनलाइट सामने जा रही है, दिख रहा है आपको फिगर में। अगर वो सीधे चली गई तो इसका मतलब डेविएशन 0 हुआ। अगर थोड़ा सा डेविएट हो गई, जाते जाते थोड़ा सा टर्न लिया तो कम डेविएशन। अगर बहुत ही टर्न ले लिया, लेट्स से 180 डिग्री टर्न ले लिया तो यू टर्न हो गया, तो सबसे ज्यादा डेविएशन। तो किसने सबसे ज्यादा डेविएशन किस में हुआ है? वायलेट में। देखो वायलेट यहाँ आ रही है, डेविएशन कम किस में हुआ? रेड में। क्या समझ में आया? और अभी ऊपर ही आपने पढ़ा था रेड का कम डेविएशन होता है और वायलेट कलर वाली रे का ज्यादा डेविएशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, ये 3 कंडीशंस है रेनबो की। याद हो गई? चलो, फिगर दिमाग में होना चाहिए। अब फॉर्मेशन ऑफ रेनबो देख लेते हैं। इनसाइड ईच रेन ड्रॉप 3 फेनोमेना अकर। पहला स्टेप, पहले क्या हो रहा था? आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, याद है आपको? सनलाइट एंटर्स द रेन ड्रॉप, वहां पे रिफ्रैक्शन होगा। स्टेप 2 में फिर क्या हो जाएगा? एक और फेनोमेना होगा। पहला फेनोमेना स्टेप 1 में क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। दूसरा फेनोमेना डिस्पर्सन होता है। अब डिस्पर्स हो जाएगी, प्रिज्म की तरह काम कर रहा है कौन? वाटर ड्रॉपलेट। तो व्हाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। स्टेप 3 में क्या हुआ? एक और क्या हुआ फेनोमेना? इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हुआ तो कलर्स अंडरगो इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द रेन ड्रॉप। रेज आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद एक और स्टेप है, यहाँ पे जब वो एग्जिट कर रहे होंगे कौन? रेज, तो रिफ्रैक्शन अगेन अकर्स, तो कलर्स एमर्ज फ्रॉम द रेन ड्रॉप एंड रेनबो इज फॉर्म। समझ में आए ये स्टेप्स? कितने फेनोमेना हो रहे थे यहाँ? 3 फेनोमेना हो रहे हैं, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड इंटरनल
रिफ्लेक्शन। समझ में आया? आपको दिख रहा है यहाँ पे ये पर्सन है, इसके बिहाइंड क्या है? सूरज, और इसके सामने क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स। और रेनबो कहाँ बन रहा है? इधर बन रहा है। ये वहाँ पे भी बन जाता है कभी कभी, ये जहाँ पे झंडे नहीं होती। हाँ वहाँ पे भी बनता है, लेकिन वो सनी डे होना चाहिए, है ना? और आपका क्या होना चाहिए? पीछे आप झरना होना चाहिए, झरने में वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, आउटर एज रेनबो का कैसा दिखता है? रेड। जब ये आपका बनेगा रेनबो तो कैसा दिखेगा आउटर एज? रेड कलर का। और इनर एज कैसा होता है? वायलेट कलर का। दिख रहा है आपको? अगर आप यहां ध्यान से देखो, यहां सन की सनलाइट आ रही है, वाटर ड्रॉपलेट पे क्या हो रही है? पड़ रही है। तो यहाँ पे डेविएशन किसका हुआ? कम, रेड का। और यहाँ पे वॉयलेट का डेविएशन हो रहा होगा ज़्यादा। क्या आपको दिख रहा है वॉयलेट का डेविएशन? ये तो ये क्या आपकी आंखों में आएगी? नहीं आएगी। सिर्फ ये जो नीचे वाले वाटर ड्रॉपलेट्स है वहीं से ही जो वॉयलेट लाइट आ रही है वही आपकी आंखों में पड़ेगी। और जो यहाँ पे कौन सी रेड लाइट है, क्या वो आपकी आंखों में पड़ेगी? नहीं। तो इसका मतलब एटमॉस्फेयर में जो नीचे वाले वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो आपको जो कलर आपकी आंखों तक पहुंचाएंगे, ज्यादा डेविएशन वाले रेज को ही आपके आंखों तक पहुंचाएंगे। और ज्यादा डेविएशन वाली कौन सी रेज होंगी? वॉयलेट। तो वॉयलेट आपको कहाँ दिखेगी? नीचे, क्योंकि नीचे वाले वाटर ड्रॉपलेट्स आपके वॉयलेट कलर हमारी आंखों तक पहुंचा रहे हैं। समझ में आ रहा है? और ऊपर वाले जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कौन सी रेज हमारी आंखों तक पहुंचा रहे हैं? रेड वाले। समझ में आ रहा है? इसलिए ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो हमें रेड कलर के दिखेंगे, और नीचे वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे वायलेट कलर को हमारे आईज तक पहुंचाएगा। इसलिए आपको रेनबो में रेड कलर ऊपर दिखता है और वायलेट कलर नीचे दिखता है। क्या समझ में आई बातें? क्योंकि आप तभी देख पाओगे जब रेज आपके आईज को में एंटर हो। हाँ, तो वाई ऐसा क्यों होता है? रेड कलर आपका आउटर एज में होता है और वायलेट कलर इनर एज में। रेड क्योंकि कम डेविएट हो रहा है, लीस्ट डेविएट हो रहा है, इसलिए वो हमें आउटर एज में दिखता है। वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट हो रहा है। क्या चीज़ें समझ में आई? अब हम बात करते हैं प्राइमरी रेनबो की। जो हम देखते हैं यूजुअली वो होता है प्राइमरी रेनबो। ऊपर कौन सा कलर होगा आउटर एज में? रेड कलर। और इनर एज में कौन सा होगा? वायलेट कलर। क्या समझ में आ रहा है आपको? रीजन भी आपको पता है। रेड कलर कम डेविएट होता है, रेड कलर वाली लाइट कम डेविएट होती है, इसलिए आपको आउटर एज में दिखेगी। और वायलेट कलर ज़्यादा डेविएट होती है, इसलिए इनर एज में दिखेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्राइमरी रेनबो के? 1 इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। वाटर ड्रॉपलेट में कितना इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है? एक ही तो होता। ब्राइटर होता है, ब्राइटर दिखता होगा आपको। ये रेड आउटसाइड है एंड वायलेट इनसाइड है। अच्छा, यहाँ पे एक और कभी कभी 2 रेनबो दिखते हैं आपको, एक छोटा और फिर एक बड़ा सा। देखा है कभी? मैं तो कई बार देखा है। आप लोगों ने देखा या नहीं देखा है? देखा या नहीं देखा? हाँ, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? इसमें 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं। कितने इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं? 2 इंटरनल रिफ्लेक्शंस होते हैं। ये कैसा बनता है? फेंटर मतलब हो गया बड़ा वीक होगा, इंटेंसिटी बड़ी वीक होगी, इसलिए बिल्कुल, है ना, कम इंटेंसिटी का बनेगा। ये प्राइमरी वाला ज़्यादा इंटेंसिटी का बनता है। अच्छा, कलर के ऑर्डर्स यहाँ पे रिवर्स हो जाते हैं। मतलब रेड आपका कहाँ बनेगा? इनर एज में, और वायलेट कहाँ बनेगा? आउटर एज में। तो कलर का ऑर्डर क्या हो गया? कलर्स का ऑर्डर रिवर्स हो गया सेकेंडरी में। वायलेट आउटसाइड एंड रेड इनसाइड। रीजन क्या है? A secondary rainbow forms because sunlight undergoes 2 internal reflection inside a raindrop instead of 1. जैसे अगर आप यहाँ देखिए, ये फिगर को पकड़ लेते हैं, है ना, यहाँ पे कितना इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है? ये दिख रहा है, व्हाइट लाइट, रेड लाइट दिख रही है आपको? रेड लाइट, उसकी लाइन ये है,
ये वाली। हाँ हाँ। तो अब यहाँ पे देखिए, ये सनलाइट आ रही है, एक रिफ्लेक्शन हुआ, लेट से एक और रिफ्लेक्शन हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। तो अब रेड लाइट कहाँ दिखेगी, इधर दिखेगी, दूसरे रेनबो में। क्या समझ में आया? तो दूसरा रेनबो कब बनता है, सेकेंडरी रेनबो, जब दो इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ही वाटर ड्रॉपलेट में हो रहे हैं, तब आपको दो दिखेंगे और अलग अलग जगह दिखेंगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या निकल के आता है, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, इसमें एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसमें दो इंटरनल रिफ्लेक्शंस होते हैं। ब्राइट होता है ये फेंट होता है ना, रेड आउटसाइड होता है यहाँ पे, और यहाँ पे वायलेट आउटसाइड होता है। अच्छा, व्हाई इज सर्कुलर रेनबो इज सर्कुलर? सर्कुलर क्यों होता है, देखा होगा आपने, सर्कुलर होता है। एवरी वाटर ड्रॉपलेट डिस्पर्स लाइट, लाइट को क्या करता है, डिस्पर्स करता है। द ऑब्जर्वर रिसीव्स लाइट फ्रॉम ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट से आप सन की लाइट को क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, मेकिंग द सेम एंगल। जैसे रेड कलर जो आप तक पहुंच रहा है ड्रॉपलेट से, वो जो सन से जो एक रे आ रही है और जो आपकी तरफ जा रही है, वो जो एंगल बनता है ना, वो बिल्कुल हमेशा सेम रहेगा रेड कलर के लिए। वाइट कलर के लिए अलग रहेगा, लेकिन सेम रहेगा। तो सेम होने के कारण आपको वो एंगल सेम होना चाहिए, इसलिए आपको रेड कलर हमेशा एक सर्किल में दिखाई देगा। अभी अच्छे से समझते हैं इसको। द ऑब्जर्वर रिसीव्स लाइट फ्रॉम, कहां से रिसीव करता है, ड्रॉपलेट से, मेकिंग द सेम एंगल विद द लाइन जॉइनिंग द आई एंड द सन। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल यहाँ पे है या नहीं है, यहाँ पे देख लेते, ऊपर होगा। हाँ, जैसे आप रेड कलर को देखो, ये वाटर ड्रॉपलेट है यहाँ पे, ये जो एंगल है, तो लाइट कहाँ से आ रही है, सन से, और ये कहाँ को जा रही है, पर्सन की तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है। तो ये एंगल कितना है, 42 डिग्री है। किसके लिए है, रेड कलर के लिए। अब दूसरा जो होगा, कौन, रेन ड्रॉपलेट या वाटर ड्रॉपलेट, वो भी कितना एंगल बनाएगा, 42 डिग्री। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 42 डिग्री ही बनाए? तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपका ये जो है, कौन, रेनबो, वो कोन का बेस हो, सर्कुलर बेस, और आप लेट से ऑब्जर्वर क्या हो, कोन का एपेक्स हो। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक रिंग दिख रही है आपको, रिंग वाली लाइट मेरे सामने। अब इसका सेंटर लो और मेरे को एपेक्स मान लो, एक पॉइंट। अब ये एक लाइन जा रही है आपकी ऐसे करके बीच से, इसको एक्सिस मानते हैं। क्या मानते हैं इसको, एक्सिस। और ये सर्कुलर है, क्या है ये, सर्कुलर है। अब यहां ये पॉइंट कितना एंगल बना रहा है, 42 डिग्री बना रहा है। अब ये लाइट, सनलाइट अगर यहां पड़ेगी तो ये एंगल कितना बनेगा, 42 ही बनेगा। तो ये सर्कुलर होना चाहिए, तभी 42 बनेगा। तो इसका मतलब जो वाटर ड्रॉपलेट्स सर्कुलर में होंगे, सर्किल में, हॉरिजॉन्टल सर्किल में, वही आपके क्या फॉर्म करेंगे, वही आपको रेड कलर आपकी आंखों तक पहुंचाएंगे। समझ में आ रहा है? और जगह अपने आप लाइट से नीचे वाले वाटर ड्रॉपलेट कर लिए कंसीडर, तो वो तो जो डेविएशन करेंगे वो आपकी आंखों तक पहुंचेगा क्या? तो आपकी आंखों तक पहुंचना है, सेंटर तक। तो इसके लिए एक सर्कुलर जो बेस होगा कोन का, उसके सारे पॉइंट्स एपेक्स से कितना एंगल बनाते हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं, है ना। तो ये एंगल जैसे होगा, कितना होगा, ये 42 नहीं होगा, वो तो सनलाइट और आप तक जो पहुंचेगा वो 42 होगा। तो ऐसा इसी केस में होगा। तो वही ड्रॉपलेट्स जो कोन के सर्कुलर बेस में लाई कर रहे होंगे, वही आप तक रेड लाइट पहुंचाएंगे सेम एंगल में। इस वजह से आपको रेड कलर बिल्कुल सर्किल। भैया बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉपलेट हमें रेड कलर दिखा रही होंगी। हाँ, सारी, सभी समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन कौन सी दिखाएंगी, बाकी भी दिखा रहे होंगे, लेकिन वो जो डेविएशन होगा वो हमारी आंखों तक पहुंचेगा नहीं, तो वो दिखेंगी ही नहीं। आपको तो तभी दिखेगा जब आपकी आईज तक पहुंचे, है ना।
तो हेंस अ कंप्लीट रेनबो इज एक्चुअली कैसा होता है, सर्कुलर होता है। फ्रॉम द ग्राउंड ओनली आपको एक आर्क विजिबल होता है, आर्क ही दिखता है, बिकॉज बाकी का पार्ट रेनबो का कौन ब्लॉक कर देता है, अर्थ ब्लॉक कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। कभी कभी किसी को सर्कुलर रेनबो भी दिख जाता है, जैसे वो पहाड़ों में खड़े हैं। हाँ, अगर पूरा बना होगा इस वजह से, आप कहीं दूर होते हो ना, इस वजह से वो अर्थ ब्लॉक कर देता है। लेकिन आप ऐसी जगह चले गए जहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं है, आप बड़ी हाइट में खड़े हो, नीचे बहुत ही डेप्थ है, तो अगर पूरा रेनबो बना, सर्किल पूरा दिखेगा। किसी को दिखा? हाँ दिखा है, पिक्चर्स भी हैं इसकी। हाँ वही, ऐसी जगह जाना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर, लाइट ऑलवेज डेविएट्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ अ प्रिज्म। प्रिज्म ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, इसमें दो इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं, दे डेविएट्स लाइट टुवर्ड्स बेस। तो प्रिज्म किस तरफ लाइट को डेविएट करता है, टुवर्ड्स बेस। डिस्पर्सन, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, ये होता है ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के कारण ही व्हाइट लाइट की क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, डिस्पर्सन होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड ऑफ विबग्योर से आप याद कर सकते हो कलर्स को। मैक्सिमम डेविएशन किसका होता है, वायलेट का। मिनिमम डेविएशन किसका होता है, रेड का। रिकॉम्बिनेशन में दो आइडेंटिकल प्रिज्म लेते हो, सेकंड प्रिज्म हमेशा इन्वर्टेड होता है। 7 कलर्स कंबाइंड टू फॉर्म व्हाइट लाइट। रेनबो कैसा होता है, नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, नेचर बनाता है स्पेक्ट्रम, ग्रुप ऑफ कलर्स है ना, या बैंड ऑफ कलर्स। ड्यू टू रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अगेन इन वाटर ड्रॉपलेट्स, इस कारण आपका रेनबो बनता है। प्राइमरी रेनबो में रेड आउटसाइड वायलेट इनसाइड, सेकेंडरी रेनबो में वायलेट आउटसाइड रेड इनसाइड। ठीक है, ये रिवीजन हो गया आपका जो भी हमने थोड़ा पढ़ा। अब हम आते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। डेफिनेशन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब एटमॉस्फेयर में होगा, इट इज द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। तो अर्थ का जो क्या है, एटमॉस्फेयर, जो सनलाइट आ रही है या कोई भी लाइट आ रही है उसे क्या कर देगा, बेंड कर देगा। When it passes through different layers of the earth, atmosphere different layers होंगी अर्थ में, having different densities, डेंसिटी अलग होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उनका अलग होगा, तो डेविएशन भी अलग अलग होगा। तो कोई लाइट आ रही होगी, पहली लेयर में एंटर करा थोड़ा डेविएशन, दूसरे में एंटर करा फिर और डेविएशन, और डेविएशन, और समझ में आ रहा है। अलग ही पाथ होते हैं इनके, सीधे पाथ में लाइट एंटर नहीं करेगी। Why does atmospheric refraction occur, होता क्यों है, क्या कारण है। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ एयर। तो डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस विद हाइट, मतलब अर्थ के पास डेंसिटी एटमॉस्फेयर की ज़्यादा होगी, और अर्थ से जैसे जैसे दूर जाओगे तो डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम। तो डेविएशन कहाँ ज़्यादा होगा, अर्थ के पास ज़्यादा डेविएशन होगा, क्योंकि वहाँ डेंसर एयर है। क्या समझ में आया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो चेंजेस कंटिन्यूसली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो रहा है क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रही है। Hence light bends continuously bend होती रहेगी क्योंकि different densities है एयर लेयर्स की, passing through the atmosphere. Important facts क्या निकल के आते हैं, atmosphere behaves like a series of prism, refraction takes place continuously हो ही रहा है, different layers है, denser air has higher refractive index होगा। एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ लाइट्स। स्टार्स क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं, कभी साइन करते हैं, कभी कम साइन करते हैं, कभी ज़्यादा साइन करते हैं, है ना, झिलमिल करते हैं। एडवांस सनराइज, वहाँ भी क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब सनलाइट जो सनराइज होता है ना वो 2 मिनट पहले हो जाता है, और सनसेट 2 मिनट बाद में होता है। समझ में आ रहा है। चलिए तो हम पढ़ेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, ट्विंकल क्यों करते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स चेंज कंटिन्यूसली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन, कहीं टेम्परेचर कम है कहीं ज़्यादा, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ डेंसिटी कम होगी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, और जहाँ ठंडा होगा वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, तो डेविएशन कम ज़्यादा होता रहेगा। एयर करंट्स, कहीं कहीं पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं,
हवाएं चलेंगी तो वहाँ प्रेशर बढ़ेगा। कम हो जाएगा। जहाँ ज़्यादा तेज हवा चलती है वहाँ प्रेशर कम हो जाता है। क्या समझ में आया आपको? प्रेशर कम तो डेंसिटी कम। वैसे भी नहीं है। ठीक है। तो भैया हाँ। अगर डेंसिटी कम होगी हम्म। ठंडा नहीं होगा ज़्यादा। नहीं, ठंडा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर गर्म होगा तो मॉलिक्यूल्स में एनर्जी होगी, दूर दूर चली जाएंगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो डेंसिटी कम होगी तो मतलब ठंडा नहीं होगा। डेंसिटी कम होगी तो इसका मतलब ठंडा नहीं होगा, गर्म ज़्यादा होगा, है ना। एयर करंट्स सर्दियों तो में प्रेशर हो जाती है। कम हो जाता है अगर एयर करंट से। तो प्रेशर चेंजेस, प्रेशर भी चेंज हो गया, कहीं कम प्रेशर कम है कहीं ज़्यादा है तो वो भी डेंसिटी को अफेक्ट करेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करेगा, तो डेविएशन को भी वो भी अफेक्ट करेगा। तो ये एक कारण है आपके। हैंस लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स इज कंटिन्यूसली रिफ्लेक्टेड, क्योंकि वेरिएशन आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अमंग डिफरेंट लेयर्स। देयरफॉर द अपरेंट पोजीशन एंड ब्राइटनेस ऑफ स्टार्स कीप चेंजिंग, मतलब उसकी ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा होती रहती है और उसकी पोजीशन भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। एज अ रिजल्ट स्टार अपेयर्स टू ट्विंकल। जैसे ये फिगर आप देख लो, ये आप कोई पर्सन है, यहाँ पे स्टार देख रहे हो, एक्चुअल में स्टार यहाँ पे है। अब ये लाइट आनी चाहिए थी ऐसे, लेकिन क्योंकि डिफरेंट लेयर्स है एटमॉस्फेयर के तो लाइट डेविएट हो रही है, डेविएट होकर आपकी आंखों तक आ गई। लेकिन ये पाथ आया तो आपको ऐसा लगेगा जैसे स्टार कहाँ है, इधर। तो यानी कि आपको स्टार जो नीचे है वो आपको हाइट में लगता है, एक्चुअल में होता वो नीचे है, लेकिन आपको दिखेगा थोड़ा ऊपर। क्यों? क्योंकि डेविएशन हो रहा है। क्या समझ में आई ये बात? अच्छा, स्टार जैसे हम उसको एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, तो जैसे वहाँ से लाइट आई, अब रिफ्रैक्शन हुआ, अब पता चला वो रिफ्रैक्शन वाला पाथ फॉलो करते हुए आपकी आंखों तक आई। अब पता चला कहीं डेंसिटी कम ज़्यादा हो गई तो पाथ चेंज हो जाएगा, तो अब आपको लाइट दिखेगी ही नहीं क्योंकि पाथ अलग हो गया ना। तो आपको ऐसा लगेगा अब साइन कम कर रहा है, फिर तुरंत फिर साइन करेगा, क्योंकि जैसे प्रेशर हटा, वेरिएशन रिमूव हुआ, आपको वही पाथ में लाइट आई जाएगी, तो आपको फिर साइन करते हुए दिखेगा। तो इसलिए टिमटिमाता हुआ दिखता है, इसको ट्विंकलिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अच्छा, अगर आप पास जाते रहोगे अर्थ के तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बढ़ता रहेगा यार, क्योंकि डेंसिटी एयर की बढ़ रही है ना। अच्छा, व्हाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल? प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं? देखो, प्लैनेट्स आर मच क्लोजर देन स्टार्स, बहुत ही पास होते हैं और बड़े दिखते हैं हमें। दे अपेयर एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। अब वो पॉइंट सोर्स नहीं है, उसमें बहुत सारे क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे जो सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करेंगे। अगर एक सोर्स ऑफ लाइट आपका पाथ चेंज कर रहा है तो लेकिन दूसरे से तो लाइट आ जाएगी ना, तो आपको लगेगा ही नहीं जैसे क्या हो रहा है, मतलब ट्विंकलिंग नहीं नजर आएगी। क्यों? क्योंकि लाइट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स से जो लाइट आ रही है प्लेनेट के, दैट एवरेजेस आउट द फ्लक्चुएशन। जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है किसमें, जो लाइट का पाथ है उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसको एवरेज आउट कर देगा। अगर तुम नहीं पहुंच रहे हो तो दूसरा सोर्स ऑफ लाइट आपकी आंखों तक पहुंच जाएगा। क्या समझ में आ रही बात? हेंस प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, तो टिमटिमाते हुए नजर नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं एडवांस सनराइज की। द सन अपीयर्स अबाउट 2 minutes अर्लियर बिफोर इट्स एक्चुअल सनराइज। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एडवांस। रीजन क्या है वो पढ़ लेते हैं। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, आपको पता ही है। सनलाइट बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द अर्थ। द अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन अपीयर्स हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, से थोड़ा ऊपर नजर आता है। हेंस वी कैन सी द सन बिफोर इट एक्चुअली राइज अबव द होराइजन। आप कहाँ तक देख सकते हो? सिर्फ होराइजन तक, है ना। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, आप यहाँ पे लेट से खड़े हो अर्थ के सरफेस के ऊपर, अब होराइजन आपके लिए ये है, इसके ऊपर अगर सन आएगा तभी आपको दिखेगा, लेकिन सन अभी होराइजन से कहाँ है, नीचे। उसकी लाइट ऐसे आ रही होगी, लेकिन क्योंकि डेविएशन होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण डेविएशन होगा और लाइट आपकी आंखों तक आ जाएगी। दिख रहा है आपकी आंखों तक आ गई, तो आपको लगेगा कि सन कहाँ है, थोड़ा ऊपर है, तो इसका मतलब सन राइज हो चुका है। लेकिन अभी होराइजन से ऊपर तो आया नहीं है, होराइजन तक पहुंचा ही नहीं अभी, यानी कि 2 मिनट पहले ही आप तक आपकी आइज तक क्या पहुंच रही है, सन की लाइट।
राइट। इसलिए सनराइज 2 मिनट पहले ही हो जाता है, जबकि एक्चुअल में अभी होराइजन तक पहुंचा ही नहीं है। कारण क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या समझ में आया? अच्छा, डिलेड सनसेट। द सन रिमेन्स विजिबल फॉर अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनसेट। अगर सनसेट हो भी गया उसके बाद भी 2 मिनट तक आपको सनलाइट दिखेगी। चलो फिर से देख लेते हैं। लेट से ये केस हो रहा है आपका कौन सा? सनसेट का। लेट से होराइजन से नीचे सनसेट मतलब सन चले गया है। अगर वो थोड़ा नीचे भी चले जाएगा तो वहाँ से जो लाइट आ रही होगी वो थ्रू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपकी आंखों तक पहुँच जाएगी और आपको लगेगा कि सन अभी डूबा नहीं है, लाइट आ रही है। तो यानी कि सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक आपको सन लाइट या सन दिखेगा। सनलाइट आती हुई नजर आएगी या सन दिखेगा। इसे डिलेड सनसेट कहेंगे। तभी तो सन दिखेगा जब सनलाइट दिखेगी। क्यों? ना सन दिखेगा आपको ना, सन से ही तो लाइट आ रही है। आप मेरे को क्यों दिख रहे हो? क्योंकि आपसे के सरफेस से लाइट टकरा के मेरे पास आ रही है, लाइट मेरे को दिखा रही है। जब लाइट मेरे तक पहुंचेगी वहां तो डायरेक्ट सन से ही लाइट आ रही है, तो सन ही आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो रीजन आपको पता है। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लाइट बेंड्स कंटिन्यूअसली, द सन अपीयर्स हाइयर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, हेंस सनसेट अपीयर्स डिलेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आता है? टोटल इंक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ द डे। 4 मिनट ज़्यादा ही हमें सनलाइट देखने को मिलती है। 2 मिनट्स एडवांस सनराइज प्लस 2 मिनट्स डिलेड सनसेट।